हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख रहे थे, जिसमें एंशिएंट इंडिया का पार्ट कर रहे थे। दो पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी, नंदनागरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि ही थी जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। अभी हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो ये जो खरोष्ठी लिपि थी ये उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि मानी जाती है। ठीक है, जैसे पढ़ने का जो श्रेय है वो जेम्स प्रिंसेप और कनिंघम को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है ई, क्योंकि इसमें बी, सी और डी तीनों सही है। देखिए, धम्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें इंक्लूड थी अशोक के धम्म में, जिसमें पाप मत करो, दान करो, सत्य बोलना, ये सब बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड थी। तो ये सारी, ये बी, सी और डी भी है इसमें, इसका आंसर। तो जो ई होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख। तो देखिए, मैं बता चुका हूँ आपको, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था उसमें 4 राजाओं का वर्णन मिलता है, चंद्रगुप्त का, अशोक का और रुद्रदामन का और स्कंदगुप्त का। ठीक है, ये 4 राजाओं का मिलता है। और यहाँ पर ये पश्चिमी भारत पर इसका प्रभाव था कि नहीं, देखिए जूनागढ़ जो है वो पश्चिमी भारत में ही है। तो चंद्रगुप्त का एक जो शासक था, प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त, उसने क्या किया था, जूनागढ़ में एक सुदर्शन नाम की झील का निर्माण कराया था, जिससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत में भी था। नेक्स्ट देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का और मिट्टी का। तो इसका जो आंसर है वो है लकड़ी का। देखिए, पटना के निकट एक जगह है बुलंदी बाग। बुलंदी बाग, तो बुलंदी बाग में जो खुदाई हुई है वहाँ से लकड़ी के भवनों का काफ़ी अवशेष मिला है, काफ़ी बड़ा अवशेष। इससे पता ये चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही वो महल था जो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो आंसर है वो है बी, घनानंद था सिकंदर महान के समकालीन। तो इसका आंसर घनानंद होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है शिवाजी। शिवाजी थे जिनके दरबार में जिनके राज्य में अष्टप्रधान पद हुआ करते थे, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश और पंडित राव, ये 8 पद थे जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर शिवाजी है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृतिक, पाली और हिंदी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका प्राकृत। देखिए, प्राकृतिक भाषा ही थी। अशोक के जो शिलालेख मिले हैं, 14 शिलालेख हैं 8 स्थानों पर जो मिले हैं, उसमें से मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये 2 हैं जो कि खरोष्ठी में है। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये 2 हैं जो खरोष्ठी में हैं, बाकी जितने भी हैं सब प्राकृत और ब्राह्मी में हैं। ठीक है, प्राकृत और ब्राह्मी में हैं, ध्यान रखिए। बस 2 हैं जो कि खरोष्ठी लिपि में हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अपने लेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है प्रियदर्शी। देखिए, अशोक के शिलालेखों में इनको देवानाम प्रियदर्शी और देवानाम प्रियदर्शी, ये शब्द प्रियदर्शी और प्रियदर्शी, ये 2 शब्द भी मिलते हैं। मतलब जो देवताओं को देखने में प्रिय हो, देवताओं का प्रिय या देखने में प्रिय, जो भी कह लीजिए, तो ये इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और पुराणों में जो है वो इनका नाम अशोक वर्धन मिलता है, अशोक वर्धन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। तो इसका जो आंसर है, देखिए राजनीतिक नीतियाँ, देखिए देखने से तो लगता है कि अर्थशास्त्र है तो कुछ आर्थिक जीवन से ही जुड़ा होगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो राजनीतिक नीतियाँ हैं, क्योंकि जो उसमें अर्थशास्त्र में जो वर्णन था कौटिल्य का, उसमें सब राजनीतिक बातें ही लिखी हुई थी राज्य को लेकर के। अभी मैं आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका जो मास्की का लघु स्तंभ, रुमिंदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। तो इसका जो आंसर है वो भाब्रू स्तंभ। देखिए भाब्रू बैराट इसको बोलते हैं, और यही अभिलेख था जो ये दिखाता है कि अशोक एक बौद्ध धर्मावलंबी थे। ध्यान रखिएगा कि यही कनेक्ट करके बताता है अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। तो इसका जो आंसर है वो है श्रीलंका। देखिए जो अशोक का जो क्षेत्र था उसके जो सीमावर्ती राज्य बोले जाते थे, सीमावर्ती, वो था चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी, तो जिसको श्रीलंका बोला जाता है, ताम्रपर्णी, और केरल पुत्र, सत्ती पुत्र ऐसा करके भी था, सत्तीय पुत्र। ये सब सीमावर्ती राज्य बोला जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है ई। देखिए इसमें जो था अर्थशास्त्र में शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी। दरअसल अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था। ठीक, सप्तांग सिद्धांत में क्या था? राज्य को एक जो है एक आदमी की तरह अगर मान लेते हैं तो उसका जो सिर है वो राजा की तरह है, जंघा है, आंखें हैं, कान है, वो अलग अलग पार्ट में दिखाया गया है कि ये राज्य के किस किस अंग के बराबर है। तो इसी को सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। तो उन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें भी थी, शासन कला के सिद्धांत, धन संचय, विदेश नीति, कौन किससे डिफाइन हो रहा था। तो ये जब आप सप्तांग सिद्धांत पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर और राजगीर। तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो आंसर है वो है पाटलिपुत्र। पिछले पार्ट में हमने ये बताया था कि बौद्ध की जो चारों संगीतियाँ थी वो कहाँ कहाँ हुई हैं, किस में हुई हैं। तो अशोक के समय में जो था वो थर्ड वाला हुआ था पाटलिपुत्र में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मुगालिपुत्तिस। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, कण्वा और गुप्त। तो इसका जो आंसर है वो है कण्वा। देखिए शुंग वंश का जो अंतिम राजा था वो था देवभूति। ठीक है, देवभूति को उसका जो अमात्य था वसुदेव, उसी ने उसको मार दिया था। वसुदेव ने इसकी हत्या कर दी देवभूति की, और फिर उसके बाद खुद गद्दी पर बैठा और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो शुंग वंश और कण्व वंश दोनों जो थे वो ब्राह्मण वंश थे, ये दोनों ब्राह्मण थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कण्व वंश है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन स्टार्ट हुआ भारत पर। नेक्स्ट देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। तो इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था, अगर इसमें आंसर उदयन होता, उदयन, मैंने आपको बताया था कि उदयन ही था जो कि राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था। ठीक है, लेकिन इसमें उदयन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6 और 7। तो इसका जो आंसर है वो है 7 भागों में विभाजित किया था मेगस्थनीज ने। इनकी जो पुस्तक थी वो थी इंडिका, ये भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे कि कौन कौन से भागों में इसको डिवाइड किया है।
एक्चुअली इसमें ये था, यहीं पे बता देता हूँ मैं। दार्शनिक, कृषक, कारीगर, पशुपालक, इतना हो गया, योद्धा, निरीक्षक और सभासद, ये 7 पार्ट थे जिसमें कि भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने डिवाइड किया था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दार्शनिक, कृषक, कारीगर, पशुपालक, योद्धा, निरीक्षक और सभासद, इतने लोग थे जिसमें कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को डिवाइड किया था। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी? टेसियस, प्लिनी, टालमी, स्ट्रेबो। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो ई होगा। देखिए ये जो बुक थी आपने पढ़ा होगा, अगर अफ्रीका का मैप देखा होगा तो उसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एरिट्रिया एक जगह है, एरिट्रिया, तो उसी को एरिथ्रियन सी वहीं पे बगल में जो था उसको बोला जाता था उस समय। तो ये जो बुक लिखी थी, एक अनाम नाविक था, उसका कोई नाम नहीं था, अभी नाम पता नहीं चला है उसका। तो एक नाविक था, उसी ने लिखा था, उसका नाम पता नहीं चला है। तो इस तरह से इसमें इन सब में से कोई नहीं था, टेसियस, प्लिनी, टालमी, स्ट्रेबो, इसमें से कोई नहीं था ये, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, भीम कर्णफिस, गौतमीपुत्र सातकर्णी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है भीम कर्णफिस। देखिए ये जो था कुषाण वंश का जो शासक था भीम कर्णफिस, इसी को श्रेय दिया जाता है, भीम कर्णफिस उसी को श्रेय दिया जाता है कि भारी मात्रा में जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको चलाने के लिए व्यापक पैमाने पर इसने स्वर्ण मुद्रा का काफ़ी प्रचलन इसके समय में था। आगे नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेगास्थनीज की जो बुक थी इंडिका, उसमें 7 भाग में समाज को विभाजित किया गया है। नाम भी मैंने आपको बताया था, दार्शनिक, कृषक, कारीगर, पशुपालक, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। तो ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार के स्तंभ लेक से, जूनागढ़ स्तंभ लेक से, हाथी गुम्फा लेक के साथ, सारनाथ लेक के साथ। तो इसका जो आंसर है वो हाथी गुम्फा लेक के साथ। देखिए जो उड़ीसा के पास में उदयगिरी की पहाड़ियाँ थी, उदयगिरी, नाम ध्यान रखिएगा, उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ थी उसी पहाड़ी में हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है, जिसमें कि उसके खारवेल के बचपन के बारे में, शिक्षा के बारे में, उसके राज्याभिषेक के बारे में और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ये कलिंग के चेदी वंश से जुड़ा हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसको भी, कलिंग के चेदी वंश से जुड़ा हुआ है ये खारवेल। ये इतने सारे फैक्ट थे इससे रिलेटेड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठवां भाग, उपज का 8वां भाग, उपज का आधा भाग। तो इसका जो आंसर है वो है उपज का 6वां भाग। देखिए जो गुप्त युग में जो राजकीय भूमि होती थी उस पर जो भी खेती करता था उसकी उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में देना होता था। तो गुप्त युग में जो भूमि कर हुआ करता था उसको उद्रंग नाम से जाना जाता है, उद्रंग, ठीक है, या भाग कर भी बोलते हैं इसको। तो ये 1/6 निर्धारित था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय और मौर्यों के समय। तो इसका जो आंसर है वो है कुषाणों के समय। देखिए कुषाण शासक जो कनिष्क था, कनिष्क के समय में कला की 2 शैलियाँ काफ़ी विकसित हुई थी, एक थी गांधार और दूसरी थी मथुरा शैली, ठीक है। तो ये जो गांधार शैली थी ये यूनानी शैली से प्रभावित थी, ये यूनानी शैली से प्रभावित थी। तो कनिष्क के काल में इन दोनों शैलियों को खूब प्रोत्साहन मिला था। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? पार्थियन, हिंद यूनानी लोग, कुषाण और गुप्त। तो इसका जो आंसर है वो है गुप्त। देखिए गुप्त काल में क्या था, गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपने बिल्कुल चरम पर था, विष्णु के भक्त थे ये लोग। तो विष्णु का जो वाहन था गरुण, वो गुप्तों का राजचिन्ह हुआ करता था, गरुण, जिससे ये पता चलता है कि गुप्त जो थे वो वैष्णव धर्मावलंबी थे।
ठीक है, उसी समय ये भागवत संप्रदाय में उस काफ़ी विकास हुआ था। और गुप्त युग के जो बहुत सारे शासक थे ना, वो उन्होंने गुप्त युग के बहुत सारे शासकों ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, बराहमीर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है ए, आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने ये बताया था कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उसका कारण पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है उसी के वजह से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट, सातवाहन युग। तो इसका जो आंसर है वो है गुप्त काल। गुप्त काल में ऐसा हुआ, पाटलिपुत्र जैसा नगर भी जब वेनसंग आया था तो गांव की तरह दिख रहा था, गांव की तरह दिखने लगा था। सोनपुर, सोगौरा, मथुरा, ये सब का पतन धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कैम्बे। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है ताम्रलिप्ति, बंगाल में था। तो देखिए ये बंगाल में था, तो ये साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, ये सब जगह पे यहाँ से जो है व्यापार किया जाता था। तो ये जो पूर्वी भारत था, पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति, और पश्चिमी भारत में जो भड़ूस था, ये भी आप जान लीजिए, पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति था सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, और पश्चिमी भारत में भड़ूस था, जिसको कि भड़ौच भी बोलते हैं, जिससे कि पश्चिमी देशों में व्यापार किया जाता था इस बंदरगाह से, भड़ूच से। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत, सोमिला, शूद्रक, शौनक। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वो ई है। देखिए सुश्रुत जो थे, ये आपको देखने से लगेगा कि ये औषधि का है, तो सुश्रुत सही है। दरअसल सुश्रुत जो थे वो शल्य क्रिया के जनक थे, इनको शल्य क्रिया का जनक माना जाता है। और ये इनका जो टाइम था वो 600 BC था। ठीक है, और जो शौनक थे, शौनक ऋषि, ये ऋग्वेद के समय में थे, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल में थे। और बाकी के जो थे शूद्रक और सौमिला, ये शूद्रक और सौमिला जो थे ये गुप्त काल के नाटककार थे। तो इस तरह से इसमें जो था वो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र और कांची। तो इसका जो आंसर होगा वो है मथुरा। उस समय मथुरा में सूती वस्त्र के कपड़ों का उत्पादन अपने चरम पे था। तो इस तरह से ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन बचा है, जो कि लास्ट पार्ट होगा हमारा, जिससे कि एंशिएंट इंडिया का लगभग प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन हम खत्म कर चुके होंगे। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और आप देख लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।